हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द सर्वज्ञ क्लासेज में। आज की वीडियो में आधुनिक भारतीय इतिहास के 50 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। साथ ही इन परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों से हम परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का पैटर्न भी जानेंगे कि परीक्षा में आधुनिक भारतीय इतिहास से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये वीडियो मुख्य रूप से 1920 से 1947 तक के भारतीय इतिहास के ऊपर आधारित प्रश्नों पर है, जहां से सबसे अधिक प्रश्न आधुनिक भारतीय इतिहास से आते हैं। बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न नंबर 1 है, 1920 में निम्न में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था? स्वराज सभा अपना नाम 1920 में किसने रख लिया था? ऑल इंडियन होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडिया लिबरल फेडरेशन या द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी? तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑल इंडिया होम रूल लीग। इसका सही आंसर होगा ऑल इंडिया होम रूल लीग। 1920 में स्वराज सभा अपना नाम परिवर्तित कर लिया ऑल इंडिया होम रूल लीग ने और नाम रख लिया स्वराज सभा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। निम्न नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की? भगत सिंह जी नहीं, विनायक दामोदर सावरकर। आंसर सही है, विनायक दामोदर सावरकर। वरेंद्र कुमार घोष का संबंध नहीं था और ना ही पुलिन बिहारी दास का संबंध था, तो सही आंसर होगा विनायक दामोदर सावरकर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? तो वे गवर्नर जनरल थे भारत के लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी प्रतिनिधित्व वाली संस्था कहा था। इसी को इन्होंने अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर इस प्रश्न में संबोधित किया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्न में से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई? निम्न में से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई? चौरी चौरा की घटना। तो चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। उसके बाद दांडी मार्च आपको पता है 12 मार्च 1930 को हुआ था। उसके बाद गांधी इरविन समझौता, तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। और सांप्रदायिक निर्णय यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा ये 16 अगस्त 1932 को हुई थी। अब वो पूछ रहे हैं कि सबसे अंत में कौन सी घटना घटी, तो आप देख सकते हैं सबसे अंत में 1932 की घटना घटी, अर्थात सही आंसर होगा सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट और वेवेल प्लान। इन घटनाओं को सही क्रम लगाओ। देखिए, इस तरह के प्रश्न बहुत अधिक आते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास से, इसलिए इन सबका तिथि याद रखना बहुत आवश्यक है। क्रिप्स मिशन को देखते हैं। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो ने जारी किया था। नेहरू रिपोर्ट का आपको पता है 1928 में जारी की गई थी, जबकि वेवेल प्लान 1944 में प्रस्तावित किया गया था। अब यदि इनको क्रम से लगाते हैं तो ये कह रहा है इन घटनाओं का सही क्रम लगाओ। सबसे पहले कौन सी घटना आएगी? 1928 यानी 3 सबसे पहले आएगा। उसके बाद 2 1940, उसके बाद 1 1942 और उसके बाद 4 1944। इसलिए सही आंसर हो जाएगा ब। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? फिर वही उसी तरह का प्रश्न है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार। लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार 1877 में हुआ था। इसके अलावा संथाल विद्रोह 1855 में हुआ। उसके बाद क्वेश्चन है प्रथम बंगलो सिख युद्ध। ये बंगलो नहीं, एंग्लो है, एंग्लो सिख युद्ध। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 1845-46 में हुआ था।
1845-46 तक चला और इल्बर्टविल विवाद 1883 में हुआ था। इस प्रकार यदि पूछ रहे हैं कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी, तो सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले घटा प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 1845 से 46 तक। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? वो पूछ रहे हैं कौन सा इनमें से एक कारण नहीं था। तो खिलाफत आंदोलन, जी हाँ था। नमक कानून नहीं था। नमक कानून सविनय अवज्ञा आंदोलन को आरंभ करने का रीजन था। पंजाब में अत्याचार, जी हाँ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलट एक्ट, जी हाँ रोलट एक्ट भी था। तो इस तरह सही आंसर हो जाएगा नमक कानून। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किन्हें बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? बंबई त्रिमूर्ति। तो बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाने जाने वाले मेहता, तेलंग और तैयब जी थे। मेहता, तेलंग और तैयब जी को बंबई त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। किसने लिखा था इस निर्णय से इंकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा R.C. मजूमदार। R.C. मजूमदार ने अपनी पुस्तक में लिखा कि 1857 का राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही वह स्वतंत्रता संग्राम था। R.C. मजूमदार ने अपनी पुस्तक में यह इंकित किया है। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? तो सन्यासी विद्रोह के आधार पर अपनी पुस्तक लिखने का कार्य बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा किया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक जिसमें हमें वंदे मातरम देखने को मिलता है वह सन्यासी विद्रोह पर ही आधारित है। आनंद मठ का जो मुख्य कथानक है वह सन्यासी विद्रोह पर ही आधारित है। इस प्रकार सन्यासी विद्रोह को ख्याति दिलाने का काम बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी कृतियों के माध्यम से किया। क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लेने वाले कांग्रेसी नेता का नाम पूछ रहे हैं, तो सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? बहुत ही फेमस बुक है सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद ने लिखी। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है इसलिए आपके प्रश्न में शामिल किया गया था। चलिए, निम्न में से किस समाचार पत्र पत्रिका में महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? किस समाचार पत्र या पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो महात्मा गांधी इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में निकाला, यंग इंडिया और नवजीवन उन्होंने भारत में ही प्रकाशित किए थे। ये महात्मा गांधी के ही तीनों न्यूज़पेपर हैं, जबकि युगांतर उनका न्यूज़पेपर नहीं था। तो सही आंसर होगा युगांतर। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए साथियों, निम्नलिखित घटनाओं को क्रम से लगाइए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, रोलट अधिनियम, सती प्रथा पर प्रतिबंध और वुड्स डिस्पैच। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, रोलट अधिनियम 1919 और सती प्रथा पर प्रतिबंध 1828 और 29 दोनों सन देखने को मिलते हैं। 1828 लिख लेते हैं प्रतिबंध, और वुड्स डिस्पैच 1854 की घटना है। यदि इनको हम क्रम से लगाते हैं तो 1854 18 इसमें आ जाएगा 3 4 1 2। इस प्रकार आंसर सही हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। राजक्षय या हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत एक ही बात है, किसके द्वारा लागू किया गया? तो ये बहुत ही फेमस भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की नीति थी, जिसको हड़प नीति, राज्य हड़प नीति, राज्य क्षय नीति के नाम से जाना जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? अब यहाँ पे बहुत जल्दबाजी में हम माइकल ह्यूम लगा सकते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा और सही आंसर है सी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया? तो 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराने वालों में सबसे महत्वपूर्ण नाम था एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट के माध्यम से ही गर्मपंथी और नरमपंथी 1916 में एक हो गए। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया। सही आंसर होगा 1908।
निम्न आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार गांधी जी ने प्रयोग किया 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के दौरान। गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठे थे और वो उन्होंने एक हथियार के रूप में उसका प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की? अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई? तो वह थे महात्मा गांधी, M.K. गांधी। महात्मा गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। फिर उसी तरह का सवाल है। देखिए कौन कौन सी घटनाएं दी हैं। अगस्त प्रस्ताव, तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में आए थे, अभी हमने पीछे पढ़ा है। क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन की प्रतिक्रिया के रूप में अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। उसके बाद लियाकत देसाई समझौता या देसाई लियाकत समझौता, ये 22 अप्रैल 1945 को हुआ था। लियाकत और देसाई के मध्य समझौता। इस तरीके से क्रम हो जाएगा 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 यहाँ पे ऑप्शन ए हमको मैच कर रहा है, इसलिए आंसर सही हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 22, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। भारत के गवर्नर जनरल उस समय हुआ करते थे लॉर्ड डफरिन। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसके द्वारा की गई थी? तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा की गई। आंसर सही होगा बे विलियम जोन्स। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया? वह अधिनियम पूछ रहे हैं जिसके द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ए 1793 का चार्टर एक्ट, बी 1813 का चार्टर एक्ट, सी 1833 लिखा हुआ होना चाहिए, 1833 का चार्टर एक्ट और सी 1853 का चार्टर एक्ट। तो हम जानते हैं कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया था। आंसर सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिन्हें WC बनर्जी के नाम से जाना जाता है, वह थे। आधुनिक भारत में निम्न में से कौन सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रणेता थे? भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रणेता राजा राम मोहन राय को माना जाता है। आंसर ए सही होगा। राज तरंगिणी का लेखक निम्न में से कौन है? कल्हण राज तरंगिणी के लेखक हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किसके विरोध में छोड़ दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में छोड़ दी थी। आंसर सही होगा जलियांवाला बाग नरसंहार। क्वेश्चन नंबर 29, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे कहां से इस आंदोलन का प्रारंभ किया? विनोबा भावे ने कहां से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया? तो सही आंसर है पवनार। पवनार से उन्होंने इस आंदोलन को आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 30, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला? तो असहयोग आंदोलन अप्रैल 1920 से फरवरी 1922, सितंबर 1920 से अप्रैल 1922, जून से 1922, दिसंबर से। इसमें तो कोई भी ऑप्शन मुझे सही नहीं लग रहा, क्योंकि आंदोलन चला था 1 अगस्त 1920 से और 12 फरवरी 1922 तक। तो ये सही डेट है असहयोग आंदोलन की, लेकिन इनमें से कोई भी डेट मैच नहीं कर रही है, तो ऑप्शन शायद यही माना गया होगा क्योंकि ये बहुत नजदीक बैठ रहा है। ऑप्शन ए सही हो सकता है, लेकिन आप फिर भी नोट कर लीजिए
1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का आरंभ करने की घोषणा की गई थी और चौरा चौरी कांड के बाद 12 फरवरी 1922 को आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी, सिंगापुर। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक बसंत कुमार विश्वास नहीं, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं, सोहन सिंह भाकना थे गदर पार्टी के संस्थापक। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन सन 1600 में किया गया था। चंपारण में आरंभ हुआ प्रथम सत्याग्रह किसकी खेती के विरोध में किया गया था? तो नील की खेती के विरोध में प्रसिद्ध चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब भारत 1947 में आजाद हुआ तब क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई? वह गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रथम रेल लाइन, याद रखेंगे, प्रथम रेल लाइन डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण कब से कब तक माना जाता है? तो ट्रेड यूनियन का क्रांतिकारी चरण 1926 से 39 तक माना जाता है। ये याद रखने वाली बात है क्योंकि इस क्षेत्र को सामान्यतः मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते समय हम छोड़ देते हैं। तो ट्रेड यूनियन आंदोलन का क्रांतिकारी चरण 1926 से 39 तक माना जाता है। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? यहाँ निर्वाचित शब्द इस्तेमाल हुआ है, इसलिए आंसर एसएन बनर्जी या जी के गोखले नहीं होगा, आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। जी आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से करने वाले भारतीय राजनेता थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि लॉर्ड कर्जन का प्रशासन भारत में बिल्कुल औरंगजेब की तरह है। किसने कहा था तिलक भारतीय राजनीति, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तिलक को भारतीय अशांति के जनक बताने वाली वैलेंटाइन चिरोल थी। वैलेंटाइन चिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के पास कौन शामिल थे? महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, विनोबा भावे नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा, जी हाँ यही आंसर सही होगा। तो राजेंद्र प्रसाद जी भी थे और अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे। इस तरीके से आंसर सही हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 42, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में कोई विश्वास नहीं है। यह कथन किसका है? तो यह कथन वक्तव्य ये जो जारी किया था ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जारी किया गया वक्तव्य है, इसलिए आंसर सही होगा डी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी इस प्रश्न को दूसरे तरीके से इस तरह पूछा गया है कि भारत में प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो यह प्रश्न भी इस प्रश्न का उत्तर भी यही होगा। प्रेस का मुक्तिदाता भारत में कौन कहा जाता है? या समाचार पत्र से प्रतिबंध हटाने का श्रेय भारत से किसको दिया जाता है? वो थे भारत के गवर्नर चार्ल्स मेटकॉफ। आंसर सही होगा डी चार्ल्स मेटकॉफ। 43 क्वेश्चन हुआ। 44 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का प्रथम अंग्रेजी अखबार था, यहाँ तो ऑप्शन अखबारों के हैं ही नहीं, क्वेश्चन को कट करते हैं। बहुत सही भाई, ऐसे टाइप करेंगे तो काम हो जाएगा। चलिए 45 की तरफ चलते हैं। किसने यह कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? जी हाँ, ये बहुत ही फेमस नारा है और ये नारा लगाया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं लेकर रहूंगा बाल गंगाधर तिलक ने। आंसर सही होगा सी। इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस किस वर्ष स्थापित की गई? इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में स्थापित की गई थी, 1920। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद थे।
सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित की गई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक थी। पार्टी की बात हो रही है, फॉरवर्ड ब्लॉक। 49 निम्न में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया? अभी हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं, यहाँ बात हो रही है दक्षिण अफ्रीका में संपादन की, तो सही आंसर होगा इंडियन ओपिनियन। समाचार पत्र गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही प्रकाशित कराया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? यहाँ नारे की बात हो रही है, नारा किसने दिया? तो नारा निश्चित रूप से एक नारे के रूप में गांधी जी ने इंकलाब जिंदाबाद शब्द का प्रयोग किया था। ये 50 प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। कुछ आपको बहुत अच्छे प्रश्न लगे होंगे, कुछ बिल्कुल सामान्य प्रश्न है। यहाँ उद्देश्य यही रहा है कि आपका रिवीजन हो जाए क्वेश्चंस का ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू।